तो इससे पहली वीडियो में हमने व्यंजन संधि के नियम कराए थे और आज हम कराने जा रहे हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा देखिए। विसर्ग संधि की जो परिभाषा है, जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आने से विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि की परिभाषा कहती है कि जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन हो जाता है, तो उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण, के प्लस अपे बराबर कुअपे। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है नमः प्लस ते, इसका बन जाएगा नमस्ते। ये है। अब विसर्ग संधि में पहली संधि है स्वत्व। सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि के कई नियम हैं। इस संधि के कई नियम हैं और उनके आधार पर हम पहला नियम बताते हैं। पहला नियम ये कह रहा है कि जब विसर्ग के बाद, जब विसर्ग के बाद 6 व 6 वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर वर्ण हो जाता है। वर्ण हो जाता है। देखिए, जब विसर्ग के बाद 6 वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? वर्ण हो जाता है। जैसे उदाहरण, रामः प्लस चलति। रामः प्लस चलति। अब देखिए, विसर्ग के बाद क्या आया? 6 आया है, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? ये से हो जाएगा। इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? ये से हो जाएगा। और वो भी कैसा? आधा। तो जब इसको जोड़ के लिखेंगे तो राम और ये आधा से चलती, रामस चलती, ये बन जाएगा क्या? रामस चलते। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण के प्लस चित। के प्लस चित बराबर क्या हो जाएगा? कश्चित। क्या हो जाएगा? कश्चित। इसी प्रकार से एक और है इसका, तेज
प्लस छाया बराबर ये बन जाएगा तेजस छाया। तो इस प्रकार से वो कह रहा है कि अगर विसर्ग के बाद च वर्ण या छ वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर कौन सा स वर्ण हो जाता है, ये स वर्ण हो जाता है। इसका दूसरा नियम है, दूसरा नियम इसी का, जब जब विसर्ग के बाद त या थ वर्ण त या थ वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर स वर्ण हो जाता है, स वर्ण हो जाता है, स वर्ण हो जाता है। ये कह रहा है कि अगर छ आए तो ये स वर्ण हो जाता है, अगर थे आए तो ये स वर्ण हो जाता है। कैसे? उदाहरण में नमः प्लस्ते। अब देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है, ते आया है, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, ये से हो जाएगा, तो हमारा बनेगा नमस्ते। क्या बनेगा? नमस्ते बनेगा। इसी प्रकार से ये तो तत्व, अब ये विसर्ग आया है, सवर्ण इससे आया है, तो इसका क्या हो जाएगा, सवर्ण हो जाएगा, तो जुड़ेगा तो क्या होगा, तत्व, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से या में ये हो जाएगा राम प्लस तिष्ठति। तो देखिए सवर्ण इसमें आ रहा है और विसर्ग इधर है, तो क्या बन जाएगा, रामस तिष्ठति। तो इस प्रकार से ये सवर्ण हो जाता है। इसमें अगला नियम है तीसरा, जब विसर्ग के बाद ए है वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर ये सवर्ण हो जाता है, ये सवर्ण हो जाता है, ये सवर्ण हो जाता है। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण अब इसमें उदाहरण है जैसे राम प्लस टीकते, तो इसमें टवर गाया है और ये विसर्ग से पहले कौन सा से हो जाएगा, ये से हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, रामस्तिकते, रामस्तिकते। इसी प्रकार इसका दूसरा उदाहरण है धनु प्लस टंकार। तो इसका जब ये तय वर्ग ये इससे पहले आया तो क्या हो जाएगा, धनुष टंकार, धनुष टंकार। तो इस छ के साथ ये से वाला ही काम आता है और थे के साथ हमारी जो से लेट वाला है ये से काम आता है, और थे के साथ हमारा हमेशा से षटकोण ही लगाया जाता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इसमें हमारा चौथा नियम हमारा है, जब विसर्ग के बाद से वर्ण
आए तो विकल्प से 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 ही वर्ण हो जाता है। ये कह रहा है कि जब हमारे विसर्ग के बाद में अगर से वर्ण आए तो विकल्प से वर्ण ही हो जाता है। यानी कि अगर ये से आता है, ये से आता है तो इसके बाद में ये से ही हो जाएगा। अगर से षटकोण वाला आता है तो वो हो जाएगा, अगर से स्लेट वाला आता है तो वो हो जाएगा। जैसे उदाहरण उदाहरण बताते हैं, जैसे राम प्लस से थे। अब देखिए विसर्ग, ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है, से आया है तो ये ही से हो जाएगा। राम से थे, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये से हो जाएगा। इसकी जगह पर ये से हो जाएगा, ये से हो जाएगा, ये से हो जाएगा। अगर दूसरा उदाहरण है टू प्लस शासन, टू प्लस शासनम। अब देखिए इस विसर्ग की जगह पर ये से हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, सुशासनम। क्या हो जाएगा, सुशासनम। इसी प्रकार से और ले लेते हैं, जैसे नी नी प्लस सन संदेश। तो देखिए अब इसके बाद इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, यही से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, निसंदेह, निसंदेह, निसंदेश। तो इस प्रकार से हमारा ये होता है कि से के वर्ण के बाद में, इस विसर्ग के बाद में अगर से वर्ण आता है तीनों में से तो वही से वर्ण उसके बाद हो जाता है। पांचवा नियम है, पांचवा नियम कह रहा है तो अगर न कोमा पुर कोमा तिर, ने पुर और तिर इनके विसर्ग के बाद, इनके विसर्ग के बाद अगर ये शब्द आते हैं न पुर और तिर और इनसे पीछे विसर्ग आता है तो विसर्ग आता है और उसके बाद यदि क और पे वर्ण, क और पे वर्ण आने पर, ये विसर्ग के स्थान पर आने पर विसर्ग के स्थान पर ये से हो जाता है, से हो जाता है। देखिए ने और तेस अगर इनका विसर्ग है और उसके बाद में के और पे आ जाए तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ये से स्लेट वाला से हो जाता है। जैसे इसमें दिया भी है, जैसे नम प्लस का बराबर क्या हो जाएगा, नमस्कार। फिर प्लस कार क्या हो जाएगा, तिरस्कार। और प्लस का क्या हो जाएगा, पुरस्कार। इस तरीका इस तरीका से ये हो जाता है। छठा नियम है, अगर नी आवी नी आवी
और वही वही और चतु। चतु के विसर्ग का भी ये सवर्ण हो जाता है। देखिए, नी, आवी और वही और चतु, अगर इनके पीछे विसर्ग है और इस विसर्ग का भी क्या हो जाएगा, ये सवर्ण हो जाएगा से षटकोण वाला। जैसे उदाहरण, नीम प्लस पाप बराबर क्या हो गया, निष्पाप। क्या हो गया, निष्पाप। नीम प्लस फलम बराबर क्या हो गया, निष्फलम। निष्फलम। ऐसे ही आवी, आवी प्लस कृतम तो क्या हो जाएगा, आवी कृतम, आविष कृतम। तो इस तरीके से हमारी ये विसर्ग संधि की स्वत विसर्ग संधि यहाँ पर पूर्ण हुई। धन्यवाद। संधि की सत्व विसर्ग संधि समझे थी, अब है उत विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की उत विसर्ग संधि, तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, यदि विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद ए वर्ण आए तो विसर्ग का रू हो जाता है। ये कहता है कि अगर विसर्ग से पहले ए आए, जैसे ये विसर्ग है, इससे पहले अगर ए आए और विसर्ग के बाद भी ए आए तो विसर्ग, इस विसर्ग का क्या हो जाता है, रू हो जाता है। और रू में रे का लोप हो जाता है। इस रू में जो रे है, इस रे का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है और यहाँ में ऊ शेष रहता है। क्या शेष रहता है, ऊ शेष रहता है। ऊ शेष रहता है, लेकिन ए प्लस ऊ का गुणादेश, यानी कि ए और जब ऊ मिलते हैं तो इनका क्या हो जाता है, गुण आदेश हो जाता है, गुण संधि हो जाती है। तो ये ए ऊ मिलकर के क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। लेकिन ओ के बाद ए की स्थिति, जो ए है उसकी स्थिति अब अग्रह चिन्ह में बदल जाती है, क्योंकि ओ के बाद ए आता है तो पररूप संधि होती है, यानी कि ए अब अग्रह चिन्ह में बदल जाता है। ये नियम कह रहा है। जैसे उदाहरण देखते हैं, कै, अब देखिए कै में क्या है, ए और ये विसर्ग आ गया, प्लस इधर क्या आ गई, ए आ गया, तो इधर ए आ गया, इधर ए आ गया, इस विसर्ग का क्या हो गया, रू हो गया। और रू में क्या हो गया, रे का लोप, इसमें रे का क्या हो गया, लोप हो गया। अब रू में जब ले का लोप हो गया तो ऊ शेष रहा, ऊ शेष रहा। अब ऊ और ये ए, ऊ और ये ए जब मिलेंगे, जब ये मिलेंगे आपस में तो क्या बनेगा, गुण आदेश हो जाएगा, यानी कि ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ये यथावत रहा है अभी, और जब ओ के बाद ए आता है तो इसका क्या हो जाता है, पररूप संधि हो जाती है, जिससे ये अपग्रह चिन्ह में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, अपग्रह चिन्ह में बदल जाता है, तो हमारा शब्द बनता है कोअपी। इसके और भी उदाहरण लेते हैं, इसके और भी उदाहरण देखते हैं हम। देखो, दूसरा उदाहरण है राम प्लस अपी। इसमें भी ये है, राम में से ए विसर्ग है प्लस ए, तो इसका क्या हुआ, विसर्ग का रू हुआ, और रू का क्या हुआ, रे का लोप हुआ, बचा क्या, ऊ बचा, और ऊ, ए और ऊ मिलकर के क्या हुआ, ऊ आदेश हुआ, यानी गुण आदेश हो गया, इसका गुण संधि हो गई। अब शेष क्या बचा, ए बचा,
तो अब ए, ओ के बाद ए आया है तो इसका पररूप संधि से क्या हो जाएगा, अवग्रचन बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा, रामो अपि, रामो अपि बनेगा। इसी प्रकार और दूसरा है के प्लस अयम। देखिए ये क्या बनेगा, को और अयम, इसका भी अवग्रचन हो गया। और भी देते हैं बालो अस्थि। देखिए बालो प्लस अस्थि, इसमें क्या बना, बालो अवग्रचन आ गया अस्थि। अब इस ए का क्या हो गया, अवग्रचन हो गया, इसलिए ये क्या बना, बालो अस्थि। इसी में एक और है देवो अस्थि, देवो प्लस अस्थि, तो इसका क्या बनेगा, देवो अस्थि। इस प्रकार से ये हमारा उत्विसर्ग संधि हुई। इसका दूसरा नियम है, इसमें भी एक दूसरा नियम है। ये कह रहा है यदि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, या ये वे ले वे और छह हो, तो विसर्ग बदलकर किसमें हो जाता है, ओ में हो जाता है। विसर्ग किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। अब वर्ग, वर्ग का तीसरा चौथा, तो मैंने बताया था हमारे कितने वर्ग हैं, 5 हैं। जैसे कवर्ग, अब कवर्ग में क ख ग घ और न, ये 5 वर्ण हुए। तो इसमें इसने लिखा है तीसरा चौथा, यानी कि तीसरा चौथा पांचवा, ये अगर वर्ण आ जाए। और इसी प्रकार कवर्ग छह के चवर्ग में, चवर्ग में च छ और ज झ और न, इसके ये वर्ग आ जाए हैं, ये वर्ण आ जाए। फिर टवर्ग, टवर्ग में क्या है, ट ठ ड और ढ और अणे, इसके ये वर्ण आ जाए। फिर आता है टवर्ग, टवर्ग के इस 3 और फिर पवर्ग, पवर्ग के पे की लाइन और तय की लाइन के भी 3 3 आ जाए। तो इसमें क्या है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए। ये कह रहा है तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, या ये वे ले वे और छह हो, तो विसर्ग किसमें बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। अब देखिए तम प्लस गुण लिख रहा है, या ये जो है गे, जो है गे वर्ण जो है क्या है, ये तीसरा वर्ण है। कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है। तो इस विसर्ग का किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। ओ में बदल जाएगा तो क्या बनेगा, तमोगुण। क्या बनेगा, तमोगुण। इसी प्रकार से इसके और भी उदाहरण ले लेते हैं। इसी प्रकार से इसके जैसे ये लिखा पयो प्लस भी, पयो प्लस भी, तो इसका क्या बना, पयोधी। और भी है उदाहरण, जैसे लिखा सर प्लस वर। अब देखिए विसर्ग के बाद क्या आया, वे आया है, जो हम इसमें लिख रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, सरोवर, सरोवर। इसी प्रकार मनो प्लस हर, तो इसका क्या बन जाएगा, मनोहर, मनोहर बन जाएगा। ये इसमें एक और है, जैसे उसने लिखा राम प्लस यच्छति, राम प्लस यच्छति, तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये बनेगा रामो यच्छति। तो इसमें देखिए जब हमारे इसके बाद विसर्ग के बाद ये क्या क्रिया आ गई, तो जब भी हम क्रिया को लिखते हैं तो इन शब्दों को क्या लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं, जोड़ते नहीं है। रामो अलग आएगा और यच्छति है। विसर्ग संधि की रुत विसर्ग संधि, तो इसकी परिभाषा है ए आपके विसर्ग से पहले ना हो और विसर्ग के बाद स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या ये वे रे ले है वो, तो विसर्ग के स्थान पर और रे हो जाता है।
ये कह रहा है कि विसर्ग से पहले ए आ नहीं होना चाहिए, विसर्ग से पहले ए आ नहीं होना चाहिए, इसके अलावा और कोई वर्ण हो और विसर्ग के बाद स्वर हो, या वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा अक्षर हो, या ये वे रे ले और है हो, तो इस विसर्ग का क्या हो जाता है, रे हो जाता है। जैसे इसने लिखा है हरि प्लस गच्छति। अब देखिए विसर्ग के पहले ई है और विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण है गे, और इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। तो हम जब इसको संधि करेंगे तो क्या हो, हरीर गच्छति, हरीर गच्छति। अब बात आती है कि रे भी दो तरीके से लगाई जाती है, एक रे ऐसे लगाई जाएगी, एक ऐसे लगाई जाती है। तो ये रे कब लगाई जाती है, ये रे कब लगाई जाती है, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले वीडियो में भी बताया हुआ था और फिर दोबारा से मैं बता रहा हूँ। देखिए जब हम इसको बोलेंगे, अगर बोलने से पहले बोलते हैं तो अगर इस वर्ण, जिस वर्ण पे ये लगती है, जैसे ये गे पे लग रही है, अगर गे गे पहले बोलेगा तो रे लगेगी नीचे, रे पीछे बोली गई इसलिए नीचे, और अगर रे पहले आई तो ये लगेगी ऊपर। इस प्रकार से ये गे है, अगर रे पहले आती है तो ऊपर लगती है, और अगर रे बाद में आती है तो ये रे कहाँ लगती है, नीचे लगती है। हर वर्ण में ये ही नियम है कि अगर वर्ण पहले, जिस वर्ण पर ये ऊपर की रे लगती है, उस वर्ण में अगर रे पहले बोलती है तो ऊपर लगेगी, और अगर रे बाद में बोलती है तो नीचे लगेगी। जैसे ग्रह, ग्रह रे पहले आया, रे बाद में आई तो कहाँ लगी, नीचे। क्र, क्र तो कै पहले आया, रे बाद में आई तो कहाँ लगी, नीचे। हरीर गच्छति, हरीर गच्छति में रे पहले आई, गे बाद में आया तो कहाँ लगी, ऊपर। तो इस प्रकार से ये आदि रे का जो लगाने का तरीका है वो इस तरीका से है। तो देखिए इस विसर्ग की जगह पे हम संधि पे आते हैं लौट के। विसर्ग की जगह पे क्या हुआ, रे, तो हमारा शब्द क्या बना, हरीर गच्छति। ऐसे ही साधु, यह क्या है, ऊ है और ये विसर्ग है, फिर यह क्या है, स्वर ई है, तो इसका क्या हुआ, साधुर गच्छति, साधुर इच्छति। जनई नम्यते, तो इसमें क्या है, ये है और विसर्ग है, इसके बाद पांचवा अक्षर न है, तो ये क्या बना, जनईर नम्यते। गुरु प्लस वदति, तो इसका क्या हुआ, रे, तो ये क्या बना, गुरुर वदति। तो इस प्रकार से हमारी उत विसर्ग संधि पूरी होती है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।